तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की हिस्ट्री के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के इतिहास के बारे में। दोस्तों लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर को कहीं ना कहीं तो देखा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो आई थिंक उसके बिना आज की जो लाइफ स्टाइल है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर आपने सीलिंग फैन देखा है तो वो क्या है दोस्तों, एक इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रिक मोटर है। जब हम छोटे थे दोस्तों तो एक छोटी छोटी मोटर्स आती थी जिन्हें हम रोटेट कराते थे, खिलौनों में देखते थे और काफी मजा आता था उन्हें घुमाने में। उनको बैटरी से कनेक्ट करके उन्हें उनके ऊपर कुछ लगा देते थे जिससे कि काफी इंटरेस्टिंग हो जाता था उसे घूमता हुआ देखने में। तो दोस्तों वो होती हैं डीसी मोटर्स। दोस्तों इसका इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितनी इंटरेस्टिंग ये मोटर्स हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स का क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, किस तरह से ये पिक्चर में आई। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस वीडियो को आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, आपने इलेक्ट्रिकल से ही डिग्री ली है, या फिर आप अगर सिविल से हो या फिर कोई और ब्रांच से हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है। दोस्तों ये वीडियो एक जनरल वीडियो होने वाला है और ये वीडियो आई थिंक जो भी स्ट्रीम से आप हो कोई मैटर नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है, ये कहानी है जो शुरू होती है सन 1740 से। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है स्कॉटिश मॉन्क एंड्रू गॉर्डन और उनके साथ एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटर हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक मोटर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस की तरह डिस्क्राइब किया, जस्ट डिस्क्राइब किया। यहाँ पर उन्होंने कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं बनाया, जस्ट डिस्क्राइब किया है। तो इसके बाद धीरे धीरे दूसरे साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि इलेक्ट्रिक मोटर जैसा भी कुछ होता है। अभी तक दोस्तों ये उस समय की बात है जब जो साइंस है हमारा, जिस साइंस को हम आज देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट और टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस आज प्रेजेंट हैं, उस समय पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन एसी जो अल्टरनेटिव करंट हमारे घर में जो बिजली आ रही है उस तरह का भी सिस्टम डेवलप नहीं था। तो अब दोस्तों ये 1740 के बाद धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, कूलम लॉ आया जो 1785 में ऑगस्टिन डी कूलम ने दिया। उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है आंद्रे मारी एम्पियर। दोस्तों ये वैज्ञानिक बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं एम्पियर फोर्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम कोई करंट कैरिंग चीज रखते हैं तो कोई एक फोर्स है जो डेवलप होता है। तो इस फोर्स की डेवलपमेंट को ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, तो इस फोर्स के डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने इस लॉ को एक नाम दे दिया जिसे कहते हैं एम्पियर फोर्स लॉ। अब दोस्तों ये बात धीरे धीरे फैली, धीरे धीरे पता चली। अब उस समय के वैज्ञानिक जो थे माइकल फैराडे, माइकल फैराडे कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अब इतनी बात आगे बढ़ गई तो चलिए हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ योगदान करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या चीजें यूज की हैं मैं आपको बता दूं। एक मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी का पुल है, मर्क्यूरी के पुल में उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर जो सिंपली हमारे घर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर का वायर, उन्होंने उसमें रखा और करंट कैरिंग वायर को उसमें रखने के बाद उसमें ऊपर मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट रखने के बाद उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में किया, उसमें से करंट फ्लो करवाया। जैसे वो करंट फ्लो करवाते दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। जो करंट कैरिंग वायर था वो डिस्प्लेस होता है, मतलब रोटेट होता है मैग्नेट के पास में, मैग्नेट के पास वो रोटेट होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल था धीरे धीरे उसको एक रूपरेखा मिल रही थी, एक धीरे धीरे उसका शेप बनता जा रहा था। इलेक्ट्रिक मोटर के ये जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन करते जा रहे थे। दोस्तों ये तो बात थी सन 1821 की, जब माइकल फैराडे जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब दोस्तों धीरे धीरे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब एक चीज और सामने आई, एक्सपेरिमेंट और सामने आया जो ये घटना हुई 1824 को। एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस आर्गो। इन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की खोज करना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है ऐसा बताया और इसे उन्होंने नाम दिया आर्गोस रोटेशन। तो ये कहानी शुरू हो गई, यहाँ से सन 1824 तक बात चली। अब इसका धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होने लगे, दूसरे साइंटिस्ट की भी नजर जाने लगी। सो दोस्तों अब ये धीरे धीरे जैसे ही बात आगे बढ़ रही है तो ये बात जा रही है सन 1827 में। अब 1827 में एक हंगेरियन फिजिसिस्ट है, हंगेरियन फिजिसिस्ट जिनका नाम है एनियोस चैडविक। एनियोस चैडविक ने अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉइल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई बात नहीं थी, अभी तक जो बात थी वो परमानेंट मैग्नेट पर थी, मैग्नेट पर थी। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पिक्चर है वो अब सामने ये लेके आते हैं एनियोस चैडविक जी,
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1827 में और उन्होंने एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया। एक मॉडल बनाया जो मॉडल उसमें आपको रोटेट होती दिख जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स बनाई। यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात यह थी कि परमानेंट मैग्नेट बिल्कुल भी यूज नहीं किया। उन्होंने जो ये फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया था वही मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक डीसी मोटर का बीज था। इस मॉडल को आज भी अप्लाइड म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स बुडापेस्ट में रखा गया है और वो मॉडल वर्किंग है आज की डेट में भी। सो इस मॉडल में उन्होंने डिस्क्राइब किए मेन 3 पार्ट्स डीसी मोटर के, जो होता है एक स्टेटर, एक होता है रोटर और एक होता है कम्यूटेटर। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें इन ये जो टेक्निकल टर्म्स है समझ में शायद ना भी आ रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज स्टैटिक होती है, जो घूम नहीं सकती, उसे स्टेटर कहते हैं। जो चीज रोटेट होती है, जो घूमती है, उसे हम रोटर का नाम देते हैं। और कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी डीसी क्या होता है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं जिस पावर का, वो अल्टरनेटिंग है। और डीसी करंट है जो बैटरी में से आता है, जो स्टैटिक होता है, वो सीधी एक लाइन है। उसके जो वैल्यू है डीसी करंट की, वो कभी भी किसी भी टाइम पर चेंज नहीं होती है। सो दोस्तों, अब बात आ चुकी थी डीसी मोटर के रोटेशन तक, तो दूसरे साइंटिस्ट हैं इस मॉडल को देखे काफी इंस्पायर हुए, काफी लोगों ने इसकी तारीफ की और धीरे धीरे बात अब बहुत क्लोज आ चुकी थी डीसी मोटर के। तो अब ये समय था सन 1832 का। यहाँ पर 2 मेन साइंटिस्ट बाहर निकल के आते हैं। पहले का नाम है जिन्होंने डायनेमो बनाया, जिन्हें कहते हैं हिप्पोलाइट पिक्सी। हिप्पोलाइट पिक्सी ने डायनेमो यहाँ बना दिया था। और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम स्टर्गन, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने 1832 में एक प्रैक्टिकल डीसी मोटर रेडी की, प्रैक्टिकल डीसी मोटर बनाई इन्होंने। विलियम स्टर्गन ने, ब्रिटिशर थे। और इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट था उसे फॉलो करते हुए, इन्हीं की रिसर्च को फॉलो करते हुए थॉमस डेवेनपोर्ट, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर से एक प्रैक्टिकल डीसी मोटर रेडी कर दी। अब इस प्रैक्टिकल डीसी मोटर को इतना सारा प्रमोशन मिला और ऐसा भी माना जाने लगा कि कमर्शियल भी यूज हो सकती है। और इसका पेटेंट भी थॉमस डेवेनपोर्ट ने पेटेंट भी इसे करा दिया 1837 में। मतलब इसके कॉपीराइट जो राइट्स हैं वो सारे थॉमस डेवेनपोर्ट ने अपने पास ले लिए। अब ये दौर था जब डीसी मोटर को कमर्शियली लॉन्च कर दिया गया था मार्केट में। दोस्तों, लेकिन शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि डीसी मोटर के लॉन्च करने के बाद भी वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं साबित होगी, एक डिजास्टर की तरह बाहर आएगी। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, शुरुआत में तो मार्केट में सभी लोगों ने प्रेसिंग जो होती है, प्रेस काम के लिए डीसी मोटर्स को उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में लगा लिया। सब चीजें अच्छे से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो डीसी मोटर का मॉडल अभी रेडी हुआ है उसमें अभी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ये पूरी तरह से काम में लेने के लिए इसमें चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी वजह से ये जो डीसी मोटर का मॉडल थॉमस डेवेनपोर्ट ने रेडी किया था वो धीरे धीरे मार्केट में फेल होने लगा। मार्केट की रिक्वायरमेंट पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट पर खरा नहीं उतर पा रहा था और इसी वजह से वो उस मॉडल को हम फ्लॉप माना गया। और इसके बाद सन 1832 के बाद विलियम स्टर्गन के मॉडल को एक इंस्पिरेशन लेके, एक बेस लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया और काफी ज्यादा कोशिशें हुई कि इस मॉडल में इंप्रूवमेंट किया जाए, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट किसी भी एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पर नहीं आ रहा था, किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो ये चीजें चलती रही कुछ 20-30 सालों तक और इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है सन 1864 में। लेकिन उससे भी पहले एक घटना होती है जिसके बारे में यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा 1860 में। दोस्तों, उससे पहले भी एक घटना होती है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जिनका नाम था एंटोनियो पैसिनोटी, जिन्होंने 1860 में डायनामो की खोज कर दी। अब एंटोनियो पैसिनोटी जैसे डायनामो की खोज करते हैं वैसे ही वो सीधे ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसके कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1864 की, जब एंटोनियो पैसिनोटी ने जो अभी तक का मॉडल रेडी हुआ था डीसी मोटर का उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट किए। अब इंप्रूवमेंट किस तरह से एंटोनियो पैसिनोटी करते हैं, अब उनका जो इन्वेंशन है वो काफी मजेदार है और समझने लायक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जो कम्यूटेटर था अब तक जिसमें हम सिर्फ एक कॉइल या फिर एक वायर लगा के अब उससे रोटेट करा रहे थे, उन्होंने इन कॉइल्स की सीरीज ली। उस सीरीज लेकर कम्यूटेटर के साथ उन्हें पैरेलल सीरीज कनेक्शन करके सारे कॉइल्स हैं एक रिंग टाइप आर्मेचर बनाया। रिंग टाइप आर्मेचर बहुत सारी कॉइल्स लेके उन्हें कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट किया। मतलब कॉन्सेप्ट वही है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है, पूरा जो थियरी लॉस है सब कुछ वही है, लेकिन एंटोनियो पैसिनोटी ने डिफरेंट वायर लेके उसे एक नए मॉडल की तरह तैयार किया। उसका हॉर्स पावर टॉर्क
जो है बढ़ा दिया है, मोटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करवा दी। कि ये इन्वेंशन टर्निंग पॉइंट साबित हुई क्योंकि यहां से डीसी मोटर प्रैक्टिकली कमर्शियली यूज होने के लायक बन चुकी थी। अब लास्ट में बस थोड़ी सी एक जो कमी रह रही थी वो पूरी कर दी यहां पर सन 1886 में। तो ये बात है सन 1886 की, जहां पर एक फ्रैंक जुलियन स्प्रॉग ने प्रैक्टिकल डीसी मोटर का इन्वेंशन कर दिया जो अब कमर्शियली यूज हो सकती थी, जिसमें स्पार्किंग भी नहीं था और जो इससे पहले इसके प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर टैकल की और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके यहाँ पर जो डीसी मोटर यूज हो सकती है प्रैक्टिकली वो मार्केट में पुट की और ये चलने लगी। तो डीसी मोटर की कहानी दोस्तों यहाँ पर डीसी मोटर की जो तो दोस्तों डीसी मोटर की जो मेन जो मॉडल है, जो डीसी मोटर का एक प्रैक्टिकल मॉडल है, सन 1886 में यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होते रहे, लेकिन वो इंप्रूवमेंट्स इतने मेजर नहीं थे जो एक टर्निंग पॉइंट या फिर बहुत बड़ी कमी अब नहीं रह गई थी। ऑलमोस्ट डीसी मोटर यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। तो दोस्तों ये तो थी हिस्ट्री, इतिहास डीसी मोटर का। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि एसी मोटर का क्या इतिहास है। दोस्तों अब जो बची कुची कमी थी वो पूरी होने वाली थी एसी मोटर से। दोस्तों 1886 के बाद का समय कुछ ऐसा समय था कि लोग डीसी मोटर को यूज करने के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा मजबूर हो गए थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे आज के समय में डीसी मोटर, एसी मोटर और बहुत सारी मोटर्स आ चुकी, सिंक्रोनस मोटर आ चुकी, तो ऑप्शन है लोगों के पास कि अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आप जो मोटर चाहिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पर लगाइए और अपना जो एप्लीकेशन है वो आप यूज में लेके आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हो। लेकिन लोग यहाँ पर मजबूर होते जा रहे थे। इसी वजह से कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर आवश्यकता थी एक ऐसी मोटर की जो रोबोस्ट हो, जिसमें ब्रश का झंझट ना हो, स्पार्किंग का झंझट ना हो, इसके साथ अगर एसी से वर्क करे या फिर कोई ऐसा सप्लाई हो जो रिलायबल हो, जो एक यूनिवर्सली यूज की जा सके और आसानी से एफिशिएंट भी हो, जो और मेंटेनेंस फ्री हो या फिर मेंटेनेंस सबसे कम हो जिसमें, तो ऐसी मोटर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक निकल के सामने आते हैं। तो दोस्तों ये बात है सन 1886 की, जब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गैलीलियो फ्रेसिस, जिन्होंने इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया। एक ऐसी मोटर बनाई जो एसी पर वर्क करती है और जिसमें कम्यूटेटर भी नहीं है। कम्यूटरलेस इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन गैलीलियो फ्रेसिस ने 1886 में दिया। सो दोस्तों सन 1886 में गैलीलियो फ्रेसिस के इस इन्वेंशन के बाद भी ये मॉडल क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ और गैलीलियो फ्रेसिस को आज बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ टुरिन ने इस इन्वेंशन को देखा और इस इन्वेंशन पर उन्होंने एक कमेंट किया। उनका कमेंट कुछ इस तरह से था कि आपकी मोटर तो अच्छी है, वर्क कर रही है, लेकिन इसका हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो गैलीलियो फ्रेसिस को एक धक्का लगा और ये मोटर कमर्शियली मार्केट में नहीं चल पाई। सन 1886 के बाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ टुरिन के इस कमेंट के बाद जो गैलीलियो फ्रेसिस है उन्हें एक धक्का लगा। लेकिन बोलते हैं ना, हर एक चीज होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसके बाद एक ऐसे साइंटिस्ट सामने निकल के आते हैं जिनका इंतजार हम सभी को था, इस पूरी दुनिया को एक जो इन्वेंशन देने वाले थे, और वो थे निकोलस टेस्ला जी। निकोलस टेस्ला जी को आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने इंडक्शन मोटर का मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करके इंडिपेंडेंटली खुद के नॉलेज पे बिना किसी का सपोर्ट लिए एक ऐसी इंडक्शन मोटर बना दी जो कमर्शियली यूज हो सकती थी, जिसकी एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव थी। ये बात है सन 1887 की। इसके बाद निकोलस टेस्ला जी ने इस मोटर को पेटेंट किया सन 1888 में। सो दोस्तों निकोलस टेस्ला जी की इतनी बड़ी इन्वेंशन के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कमर्शियली इस पेटेंट को कोई ना खरीदे और कमर्शियली मोटर मार्केट में ना आए। तो दोस्तों सन 1887 के बाद निकोलस टेस्ला जी की इस इन्वेंशन को जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने $60,000 में खरीद लिया और ये मोटर कमर्शियली अवेलेबल हो गई, जो आज तक हम यूज में ले रहे हैं। उसके बाद काफी सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस पेटेंट को बाय किया। जैसे कि इंडक्शन मोटर के बिजनेस में जनरल इलेक्ट्रिक ने जो वेस्टिंग हाउस कंपनी का नाम लिया, उसके साथ कोलैबोरेट होके एक साथ में बिजनेस किया इंडक्शन मोटर का, जो आज तक इस मोटर का हम यूज कर रहे हैं। और आज के मार्केट की रियलिटी में आपको बताऊं तो 90% से भी ज्यादा यूज होने वाली कोई मोटर है इंडस्ट्री में, तो वो है इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों ये तो था इतिहास हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर्स का, जिनका यूज आज हम कर रहे हैं, जिनके बिना आज हमारी जिंदगी अधूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो इस वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे आपको अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि
हम जो भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों उसमें काफी मेहनत करते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेज की हेल्प ली, स्टडी किया, आपके सामने पूरे फैक्ट्स लाए, कॉन्सेप्ट लाए। तो इस वीडियो को दोस्तों आपसे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए और सूरज की क्लासेस की जो एक गोल है इंफॉर्मेशन कन्वे करने का, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने का, वो पूरा हो सके। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक या किसी और थियरी के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।